हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिंद यूनान आक्रमण से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। हिंद यूनान या हिंद यूनानी आक्रमण का वर्णन। सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य को दो प्रांत पार्थिया तथा बैक्ट्रिया थे। सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम के शासनकाल के तक ये दोनों प्रदेश सेल्यूकस साम्राज्य के अंग बने रहे, परंतु एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल लगभग 250 ईसा पूर्व में पार्थिया तथा बैक्ट्रिया प्रदेश स्वतंत्र हो गए। पार्थिया के विद्रोह के नेता आर्सेकस और बैक्ट्रिया के विद्रोह के नेता डायोडोटस थे। डायोडोटस की मृत्यु के पश्चात उसके अवैसक पुत्र को यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हत्या करके सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। यूथिडेमस का साम्राज्य हिंदुकुश तक सीमित था। किसी भी लेखक ने यवनों का भारतीय विजय के प्रसंग में इनका नाम उल्लेख नहीं किए हैं। वस्तुतः हिंद यूनानी की भारतीय विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस के समय आरंभ होती है। मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। इसकी स्थिति का लाभ उठाकर 200 ईसा पूर्व कई विदेशी शक्ति ने भारत में कई बार आक्रमण किए थे। सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत पार करने वाले यूनानी थे। यह उत्तरी अफगानिस्तान में अमूल दरिया के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। बैक्ट्रिया के यूनानी ने मौर्य साम्राज्य के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाकर भारत में आक्रमण करके कुछ प्रांतों पर अधिकार कर लिए थे। बैक्ट्रिया के ग्रीक। महाभारत में यवन जातियों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि कृत महाभाष्य में भी यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिक पर आक्रमण करके इसे रौंद डाला था। गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया था कि यवन आक्रांता साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज के निकट तक पहुंच गए थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पे यवनों को पराजित किए थे। भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण यूनानी ने किया था। इतिहासकार इन्हें हिंद यूनान बैक्ट्रिया यूनानी कहते हैं। डिमेट्रियस प्रथम ने 200 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक भारत में अनेक बार आक्रमण किए। इन्होंने पंजाब के बड़े भाग को जीत लिए तथा साकल को अपनी राजधानी बनाए थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्वकर्ता डेमेट्रियस ही थे। उन्होंने ही यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपि में सिक्के जारी किए थे, लेकिन उस समय मध्य एशिया में का भाग बल्क प्रांत उनके कब्जे में था। इससे उन्हें हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस पर यूक्रेटाइडस ने इसे जीतकर अपना अधिकार में कर लिया। यूक्रेटाइडस भारत पे आक्रमण करके इसके कुछ हिस्से को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार बैक्ट्रिया साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडस। यूथिडेमस राजवंश। डेमेट्रियस के भारत के आक्रमण के संबंध में हमें इस वंश के दो शासक का नाम मिलता है, अपोलोडोटस या एपेलोडोटस दो और मिनांडर। एपेलोडोटस संभवतः अपोलोडोटस डेमेट्रियस का छोटा भाई था और उसी के साथ भारत युद्ध के समय भाग लिए थे। लेखकों ने मिनांडर के साथ साथ एपेलोडोटस का नाम उल्लेख किए हैं। संभव उसने डेमेट्रियस के पश्चात कुछ समय तक शासन किए, परंतु उसके राज्यकाल के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। मिनांडर या मिलिंद। हिंद यूनानी शासक मिनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह डेमेट्रियस के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे। बताया जाता है कि इसी के नेतृत्व में यवन सेना ने मथुरा, पंचाल, साकेत और कुसुमपुर पर आक्रमण किए थे।
परंतु आपसी कलह एवं पुष्यमित्र शुंग के प्रतिरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि लेखकों ने मिनांडर की गणना महान यूनानी विजेता में की है। मिनांडर की एक लेख शिवकोट की धातु गर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित मिला है। मिनांडर प्रथम सोटर को मिनांड्रा या मिलिंडा के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रारंभ में बैक्ट्रिया के राजा थे। इनका साम्राज्य पश्चिम में काबुल नदी घाटी से लेकर पूर्व में रावी नदी तक और उत्तर में स्वात घाटी से लेकर अराकोशिया तक फैला हुआ था। कुछ भारतीय सूत्रों के अनुसार उनका राजस्थान और पाटलिपुत्र तक साम्राज्य कायम थे। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागसेन या नागार्जुन से दीक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्रश्न किए थे। उनके द्वारा किए गए प्रश्न और नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तर को मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह एक वीर तथा योग शासक थे। सियालकोट में शासन करने वाले प्रसिद्ध बैक्ट्रिया शासक यह थे। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे और बौद्ध धर्म का संरक्षण दिए थे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि मिनांडर ने यूक्रेटाइडिस के वंशजों से कुछ प्रदेश को छीन लिए थे, क्योंकि काबुल घाटी तथा सिंध क्षेत्र में की मुद्राएं मिली है। इनके सिक्का गुजरात, काठियावाड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक मिला है। इन्होंने 5 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनका भार 32 से 35 रत्ती के बीच था। मुख्य भाग पर मुकुट धारण किए राजा का सिर तथा यूनानी उपाधि के साथ उनका नाम था और खरोष्टी लिपि में मुद्रा लेख महरजस पत्रस मिलिंद्रस अंकित थे। मिनांडर के कुछ तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख मिलते हैं, जिसमें धर्मिकस उपाधि अंकित थे, जिससे सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता से ज्ञात होता है कि मिनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाए थे। मिलिंद पन्हो से ज्ञात होता है कि वह एक उच्च कोटि के विद्वान तथा विद्या एवं कला प्रेमी थे। मिलिंद पन्हो के अनुसार उसे इतिहास, पुराण, ज्योतिष, न्याय, वैश्विक दर्शन, तर्कशास्त्र, संगीत आदि विभिन्न विद्याओं का अच्छा ज्ञान था। उनकी राजधानी सियालकोट तत्कालीन भारत की प्रमुख एवं व्यापारिक स्थल बन गई थी। मिलिंद पन्हो से स्पष्ट होता है कि यहाँ की बाजार बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होती थी। मिनांडर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम लंबे समय तक शासन किए थे। पूर्ण शासक बनने पर स्ट्रेटो प्रथम ने सोटर की उपाधि धारण किए थे। इसको यूक्रेटाइडस वंश से प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। यूक्रेटाइडस वंशी हेलिओक्लीज और एंटियाल्किडास ने स्ट्रेटो प्रथम के राज के बड़े भाग को अधिकृत कर लिया था। बताया गया है कि हेलिओक्लीज तथा स्ट्रेटो प्रथम को पराजित करके पेरोपनिशिडाई से लेकर झेलम तक के भूभाग को विजित करके अपने राज में मिला लिए थे। इस क्षेत्र में हेलिओक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्ट्रेटो प्रथम के राज झेलम से यमुना के मध्य तक सिमट कर रह गई थी। इसी समय शकों का अतिक्रमण भी प्रारंभ हो गया था, जिसका सामना स्ट्रेटो प्रथम को करना पड़ा था। स्ट्रेटो प्रथम का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी स्ट्रेटो द्वितीय 10 ईसा पूर्व के आसपास शासक बने थे। इसके समय यूथिडेमस की सत्ता और कमजोर पड़ गई थी। लगभग 30 ईसा पूर्व के आसपास शकों ने झेलम से रावी तक राज पर अपना अधिकार कर लिया था। इस तरह यूथिडेमस वंश के शासक का धीरे धीरे अंत हो गया।
यूनानी का महत्व। यूनानी ने सोना, चांदी, तांबे, निकल के सिक्के चलाए थे। सिक्कों पर यूनानी भाषा के लेख अंकित थे। इंडो ग्रीक सिक्के में अग्रभाग पर शाही चित्र, पृष्ठभाग पर ग्रीक देवता जैसे ज्यूस, अपोलो, एथेना अंकित थे। यवनों के चांदी के सिक्के को द्रम कहे जाते थे। यह नाम बहुत बाद तक प्रचलित रहा। यूनानी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे जिन पर राजा का चित्र अंकित था। इनके प्रभाव से ही गांधार शैली का विकास भारत में हुआ था। भारत में थिएटर का भी विकास यूनानी का देन है। इसके पर्दे का प्रयोग, जिसे यवनिका के नाम से भी जाना जाता है, भारतीयों ने यूनानी से ही ज्योतिष के क्षेत्र में नक्षत्र देखने तथा भविष्य बताने की कला सीखी थी। तक्षशिला के एक यूनान राजा एंटियालकिडास ने हेलियोडोरस नामक अपने राजदूत काशी पुत्र भागभद्र के पास भेजे थे। हेलियोडोरस ने अपने को भागवत गाए थे। उसने देवों के देव वासुदेव को समर्पित वेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना किए थे। यूनानी से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।